दोस्तों मान लीजिए कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। आपके ऑफिस में एक व्यक्ति आपसे अपॉइंटमेंट लेके मिलने आया हुआ है। ऐसे में आपके पास बाहर से खबर आती है कि आपके एरिया का एमपी आपसे मिलने आया है। आप यहाँ पे क्या करेंगे? क्या उस व्यक्ति को जो कि अपॉइंटमेंट लेके आपसे मिलने आया है उसे बाहर जाने के लिए बोल देंगे, एमपी को तुरंत अंदर बुला लेंगे, या फिर एमपी को वेट करने के लिए कहेंगे? इस तरह के अनेकों सवाल उन लोगों के मन में आते हैं जो कि या तो सिविल सर्वेंट्स बन चुके हैं या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि क्या मैं सीनियर की रिटन इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करूंगा या फिर ओरल इंस्ट्रक्शंस पे भी काम करने के लिए बाध्य हूं? क्या मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा सकता हूं? अपने दोस्तों से कितने तक के गिफ्ट मैं हासिल कर सकता हूं? जो सरकारी घर मुझे मिलेगा, क्या मैं उसमें बाहर से लोगों को रहने के लिए बुला सकता हूं? क्या मैं बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूं? क्या मेरी पब्लिकेशंस की मेरी बुक्स को पब्लिश किया जा सकता है? मेरी स्टेटमेंट्स मीडिया में कैसी होंगी? इस तरह के अनेकों सवाल आज हम देखने वाले हैं। उनके जवाब आज हम ढूंढेंगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 में। ये सारे के सारे रूल्स सिविल सर्वेंट्स के लिए बाध्य होते हैं। सो काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ जनरल बातें हैं, कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, वो आज हमें देखने को मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग आज होने वाला है, आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। सबसे पहले बात करते हैं कि एक सिविल सर्वेंट का अपने एरिया के जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, खास करके एमपी, एमएलए एंड एमएलसीज के साथ कैसा हो। सबसे पहले यहाँ पे दो बातें आपको माइंड में रखने के लिए कहा गया है। पहला तो कहा गया है दैट यू हैव टू एज अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू शो कर्टसी एंड कंसिडरेशन टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरा आपको ये कहा गया है कि आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अगर आपके पास कोई कंसर्न लेके आते हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे। यू हैव टू लिसन टू देम पेशेंटली। लेकिन सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बात मानेंगे ही मानेंगे। सुनने के बाद आप उनकी बात को समझने के बाद अपनी बेस्ट ऑफ द जजमेंट के हिसाब से डिसीजन लेंगे। इन केस आप उनकी बात नहीं मान पाते हैं तो आपको ये कहा गया है कि आपको कर्टियसली उनको एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों उनकी बात नहीं मानी जा सकती है। सो ये यहाँ पे आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है। साथ ही में कहा गया है कि आपको अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो भी एमपी, एमएलए या एमएलसीज हैं, उन्हें मदद करनी होगी इन डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस गिवन टू देम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो उनकी जो संवैधानिक कर्तव्य हैं उन्हें फुलफिल करने में आपको उनकी मदद करनी होगी। अब मान लीजिए, जो मैंने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए आप एक मीटिंग में बैठे हैं तो क्या होगा। देखिए, इसके लिए यहाँ पे इन कंडक्ट रूल्स में कहा गया है कि हर सिविल सर्वेंट को दिन में से कुछ हिस्सा ऐसा रखना चाहिए जहां पे वो पब्लिक के साथ मिलेगा। अब वो हिस्सा ऐसा होना चाहिए जहां पे पब्लिक डायरेक्टली उस व्यक्ति से मिलने आ सकती है, सिविल सर्वेंट से मिलने आ सकती है, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। अब ऐसी कोई सिचुएशन जहां पे पब्लिक उस व्यक्ति से, सिविल सर्वेंट से मिलने आ रही है, बिना अपॉइंटमेंट मिलने आ रही है, और ऐसी सिचुएशन में एमपी, एमएलए या फिर एमएलसी आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उन एमपी, एमएलए को प्रायोरिटी देनी होगी। लेकिन वहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पहले से आपके पास अपॉइंटमेंट लेकर आया हुआ है, आपसे मीटिंग कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में कहा गया है कि आपको पहले उस मीटिंग को फिनिश करना होगा। उस मीटिंग को जल्दी से जल्दी फिनिश करके आपको एमपी, एमएलए या जो भी एमएलसी वगैरह आए हुए हैं उनसे मिलना होगा। सो इस तरह से ये चीजें यहाँ पे काम करती हैं। अब बात करते हैं कि सिविल सर्वेंट का अपनी फैमिली के साथ कंडक्ट कैसा होना चाहिए। देखिए, ये सरकार के नोटिस में कई बार ऐसा इंसिडेंसेस आ चुके हैं जहां पे सिविल सर्वेंट्स का कंडक्ट अपनी फैमिली के साथ काफी बुरा हो जाता है और उससे उसकी जो पोजीशन है, सिविल सर्वेंट की जो पोजीशन है, वो भी बैड लाइट में आ जाती है। सो यहाँ पे ये स्पष्ट किया गया है कि आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि आपकी प्राइवेट लाइफ में आपका कंडक्ट डिसेंट एंड रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कहीं से भी उस कंडक्ट की वजह से आपकी पोजीशन के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। अगर आपका कंडक्ट ऐसा नहीं है तो आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को निग्लेक्ट करते हैं, सबके सामने उनके साथ आप, या फिर सबके सामने उनके साथ आप बुरी तरह से बर्ताव करते हैं जो कि अनबिकमिंग ऑफ अ सिविल सर्वेंट है, तो आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है। सो ये यहाँ पर आपको यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं ओरल इंस्ट्रक्शंस की। जैसे मैंने आपको कहा कि क्या एक सिविल सर्वेंट अपने सुपीरियर से सिर्फ रिटन इंस्ट्रक्शंस लेके काम करेगा या फिर ओरल इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे भी काम कर सकता है। देखिए, इसके लिए यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है। इन जनरल सिचुएशंस आपको क्या करना है, इन जनरल सिचुएशंस आपको बेस्ट ऑफ योर जजमेंट में डिसीजंस लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। कोई सिविल सर्वेंट जो कि आपका सीनियर है, वो आपको रिटन में इंस्ट्रक्शंस देगा, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। बट देन वी ऑल नो दैट देयर आर सम कंटिजेंट situations, there are some emergency situations where it is not always possible for the senior to give us written instructions।
तो ऐसे में अगर वो आपको ओरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चल रही है, वहां पे आपके सीनियर ने तुरंत आपको कहा कि आप फील्ड में हैं और फटाफट से ये काम को कर दीजिए, वहां पे आप उन ओरल इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे काम करेंगे, बट इस चीज को इंश्योर करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उन इंस्ट्रक्शंस को लागू करने के बाद आप अपने सीनियर से कंफर्मेटरी रिटन इंस्ट्रक्शंस ले लेंगे। सो यानी कि बेशक पहले आपने ओरल इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे काम कर लिया, लेकिन बाद में आप कंफर्मेशन के रूप में उन ओरल इंस्ट्रक्शंस को रिटन में अपने सीनियर से हासिल करेंगे, ये आपको यहां पे कहा गया है। अब बात करते हैं नीड टू मेंटेन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल independence and impartiality by the government servants in discharge of their duty। यहां पर आपको कहा गया है कि भाई आपको ना केवल ऑनेस्ट एंड इंडिपेंडेंट होना है, वो तो आपको होना ही, आपका कंडक्ट ऑनेस्ट होना चाहिए, आपका कंडक्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम सबसे जरूरी ये भी आ जाता है कि आपकी रेपुटेशन भी उसी तरह की होनी चाहिए जहां पे आपकी रेपुटेशन में भी ऑनेस्टी दिखाई दे, राइट। A government must be impartial and must not show any undue favor or ill will in discharge of his or her duty। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन का प्रावधान रखा गया है। Requirement of taking prior permission of government for the civil servants before leaving station or headquarters। देखिए, मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, अब आप उस एरिया के कलेक्टर हैं, आप उस एरिया के हेडक्वार्टर्स में बेस्ड हैं, अपने स्टेशन पे बैठे हैं, आपको अचानक से कहीं से फोन आता है और आपको इमरजेंसी सिचुएशन में पर्सनल सिचुएशन की वजह से, पर्सनल रीजन की वजह से उस हेडक्वार्टर को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर या फिर दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है। ऐसे में आपको अपने सीनियर से परमिशन लेनी होगी। वहीं पे मान लीजिए आप बीमार हो गए, आपने एप्लीकेशन आपने लगाई कि सिक लीव है, मैं कहीं जा नहीं रहा, अपने घर पे रहकर रेस्ट कर रहा हूं, तो उसमें आपको कुछ परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन आपको अगर लीव में जाना पड़ता है, लेट्स से कहीं पे लीव लेकर जाना पड़ता है, तो उस लीव में जाने की परमिशन के साथ साथ हेडक्वार्टर्स को छोड़ने की परमिशन भी मांगनी होगी। सो हेडक्वार्टर्स बिना परमिशन के आप छोड़कर नहीं जा सकते। इवन इफ यू गो इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहीं पे भी जाएं, आपको हेडक्वार्टर्स छोड़ने के लिए परमिशन लेनी होती है। अब बात करते हैं कुछ और जनरल बातों की, जैसे कि इन्हीं रूल्स में लिखा गया है कि विशाखा गाइडलाइंस जो आई थी, जिसे हमने बाद में 2013 में पॉश एक्ट के नाम से एक नया कानून बना दिया। एज अ सिविल सर्वेंट आपको ये तय करना, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये आपको इंश्योर करना होगा कि आपके डिपार्टमेंट में, आपके ऑफिस में पॉश की गाइडलाइंस को लागू किया जा रहा है। इसी के साथ साथ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन कंपनीज और फर्म्स। आप अपने इन्फ्लुएंस को, अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को इस तरह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे कि आपके फैमिली मेंबर को या फिर आपके किसी रिलेटिव को किसी कंपनी में या फिर किसी फर्म में आप जॉब दिलवा सके। ऐसा आप नहीं कर सकते। इसमें और थोड़ा सा इन डेप्थ और स्पेसिफिक बात कही गई है कि मान लीजिए कि आप किसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज होने के नाते एक प्रपोजल अराइज होता है। उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि एक डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का कोई लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को जाएगा, उस कंपनी में आपका बेटा, बेटी या फिर डिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं फिर से रिपीट करता हूं। मान लीजिए आप एक सीनियर सिविल सर्वेंट हैं, आपका बेटा या बेटी या फिर कोई डिपेंडेंट है जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा है। ऐसे में आपके डिपार्टमेंट से उस कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देने की बात चल रही है, तो आपका यहाँ पे क्या रोल रहेगा? इसमें बताया गया है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है तो एज अ सिविल सर्वेंट आप इसको डिक्लेयर करेंगे कि भाई जिस कंपनी के साथ डील चल रही है इस डिपार्टमेंट की, उस कंपनी में मेरा बेटा या बेटी या फिर मेरा डिपेंडेंट काम करता है, इसलिए मैं इस डील से आउट हूं, मैं इस डील में डील नहीं कर सकता, इस डील को हैंडल नहीं करूंगा। मेरे लेवल का या मेरे जो बराबर का पद का कोई सीनियर सिविल सर्वेंट आएगा, वो इस डील को हैंडल करेगा। आप इस डील को हैंडल नहीं कर सकते हैं, ये इन रूल्स में कहा गया है। नाउ टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, सिविल सर्वेंट्स के लिए ये पूरे तरीके से मनाही है कि आप किसी भी तरह के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। सो नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अ मेंबर ऑफ और अदरवाइज एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन विच टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, राइट, और एनी पॉलिटिकल मूवमेंट में आप कहीं पे भी हिस्सा नहीं लेंगे। दो सवाल, क्या आपके फैमिली मेंबर्स हिस्सा ले सकते हैं? दूसरा, मान लीजिए कि कोई मंत्री आता है, मंत्री की कोई पॉलिटिकल रैली है,
वहाँ पे आप जाते हैं, मंत्री की हेल्प करते हैं, उस रैली तक पहुँचने के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, क्या ये आपकी तरफ से उस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हो गया या फिर आपने उस पॉलिटिकल मीटिंग में पार्टिसिपेट कर दिया या नहीं? इसमें क्या होगा? ये दोनों सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि हर गवर्नमेंट ऑफिशियल की ये ड्यूटी होगी टू एंडेवर टू प्रिवेंट एनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स from taking part or subscribing in aid of or assisting in any of the political movement. So basically आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपका फैमिली मेंबर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ना बने, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें। लेकिन जहां पर ऐसा हो जाता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होता है या किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे में आप गवर्नमेंट को इसके बारे में तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। कहता है जी ही शैल मेक अ रिपोर्ट टू दैट इफेक्ट टू द गवर्नमेंट। सो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को बताना होगा कि शी इज माई वाइफ और ही इज माई हस्बैंड, जो कि इस पॉलिटिकल पार्टी में जा चुके हैं, इसमें पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये रिपोर्ट देनी होती है। नाउ एक्शन नॉट अमाउंटिंग टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दीज टू रूल्स। सो जैसे मैंने आपको कहा ना कि मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर किसी पॉलिटिकल रैली में हिस्सा लेने आ रहा है, वहां पे आपको अगर उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं, वो यहां पर कहीं पे भी इन दो रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा। वही यहां पे लिखा हुआ है, कहता है जी मेकिंग नॉर्मल अरेंजमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन टूर्स ऑफ मिनिस्टर्स टू एनेबल देम कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मिनिस्टर्स। अब मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, कहीं पे इलेक्शन टूर पे जा रहा है और इलेक्शन टूर्स पे जाते समय वो अपनी कुछ ड्यूटीज को फुलफिल करता है, राइट। सो कुछ अनाउंसमेंट्स करता है। अब इन अनाउंसमेंट्स को आप यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें हेल्प कर सकते हैं उन ड्यूटीज को फुलफिल करने में। साथ ही में कहा गया है कि अगर कोई मिनिस्टर है कहीं पे रैली में जा रहा है, तो वहां पर आपकी इतनी ही ड्यूटी है कि आप उन्हें अफोर्ड करेंगे नॉर्मल कर्टसी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट वगैरह आप वहां पे उनको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप उनको ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब आता है डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स। आप एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी तरह की कोई स्ट्राइक में, कोई डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा नहीं ले सकते विच इज प्रिजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी और विच इन्वॉल्व्स कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, डेफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। सो इस तरह की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या फिर स्ट्राइक वगैरह में आप हिस्सा नहीं ले सकते। इसी के साथ साथ कहा है कि भाई आप खुद तो हिस्सा नहीं ही ले सकते, आप दूसरों को भी स्ट्राइक पे जाने के लिए अबेट नहीं कर सकते, एनकरेज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। अब बात करते हैं कनेक्शन विद प्रेस एंड मीडिया। मीडिया और प्रेस के साथ आपका क्या संबंध होना चाहिए। कहते जी कोई भी सिविल सर्वेंट बिना प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के, सरकार की बिना अनुमति लिए, ऑन होली और इन पार्ट और कंडक्ट और पार्टिसिपेट इन एडिटिंग, मैनेजमेंट ऑफ एनी न्यूज़पेपर और एनी पीरियोडिकल पब्लिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप किसी भी मीडिया एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते सरकार की परमिशन के बिना। अब कहता है जी नथिंग इन दिस शैल अप्लाई इन द केस गवर्नमेंट सर्वेंट इन द बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल पब्लिशेस अ बुक और पार्टिसिपेट इन द पब्लिक मीडिया। सो अगर कहीं पे आप कोई बुक पब्लिश कर रहे हैं एज अ ड्यूटी, जो आपको कहा गया है, वहां पर ये रूल लागू नहीं होगा। साथ ही में क्या कहा गया है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिशिंग अ बुक और पार्टिसिपेटिंग इन अ पब्लिक मीडिया शैल एट ऑल टाइम्स मेक इट क्लियर दैट द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय हिम आर हिज ओन एंड नॉट दैट ऑफ गवर्नमेंट। अब मान लीजिए कि कोई बुक आप पब्लिश कर रहे हैं, उस बुक में जो भी आपके व्यूज हैं वो पब्लिक नहीं, आप पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे कि दीज व्यूज आर माय पर्सनल व्यूज, दीज आर नॉट समथिंग विच आर ऑफ गवर्नमेंट, राइट। सो ये आप यहाँ पे कहेंगे। क्रिटिसिज्म तो आप कर ही नहीं सकते, दिस इज अ बिग नो नो। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी तरीके से, आप देखिए हर तरीका गिनवा दिया, रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीग्राफ, टेलीकास्ट के थ्रू या फिर किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, खुद एनोनिमसली, स्यूडोनोनिमसली, किसी भी तरीके से या किसी और के नाम में जाकर आप किसी भी तरीके से कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकते, कोई ऐसा ओपिनियन नहीं दे सकते विच हैज एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ एनी करंट और रिसेंट पॉलिसी और एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। सो आप कोई क्रिटिसिज्म तो कर ही नहीं सकते, ये तो आपको लेकर चलना पड़ेगा। किसी भी तरीके से कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं आप जारी कर सकते विच हैज और विच इज कैपेबल ऑफ एम्बेरेसिंग रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड किसी विदेश सरकार के बीच में रिश्ते खराब होते हों, या फिर
कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिससे सरकार के ऊपर नेगेटिव प्रभाव आता हो वो आप नहीं जारी कर सकते। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस शैल अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट मेड और व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। ऑफिशियल कैपेसिटी का मतलब क्या? अब जैसे हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो ऑफिशियल कैपेसिटी में प्रेस स्टेटमेंट जारी करते हैं, उनके ऊपर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। अब कहते हैं जी लीकेज थ्रू द प्रेस ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। अब कोई व्यक्ति है जो कि लीकेज प्रेस को कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक कर देता है, ऐसे में क्या होगा? कहते हैं जी सेफगार्ड सिर्फ उन लोगों के पास है जो कि ऑथराइज्ड हैं बाय द टू मीट द प्रेस। वो अगर कोई जारी करते हैं डॉक्यूमेंट उनको सेफगार्ड मिलेगा, अदरवाइज दो रूल आपके ऊपर लग जाएंगे। सबसे पहले तो रूल 11 ऑफ सिविल सर्विस कंडक्ट रूल जिसके तहत आपको पनिशमेंट मिलेगी, फिर सेक्शन 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट सर्विसेज एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। सो ये दोनों ही जो यहाँ पे रूल्स हैं ये दोनों आपके ऊपर फिर हावी पड़ेंगे, आप बच नहीं सकते। गिफ्ट की बात करते हैं। देखिए जो गिफ्ट है, एक सिविल सर्वेंट कितने गिफ्ट ले सकता है, क्या गिफ्ट ले सकता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। कहते हैं जी आप कोई भी ऐसा गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकते और किसी भी अपने फैमिली मेंबर को या फिर किसी अन्य पर्सन को अपने बिहाफ पे कोई गिफ्ट लेने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। राइट? एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे गिफ्ट का मतलब समझाया हुआ है। गिफ्ट में क्या क्या आ जाता है? फ्री ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग और अदर सर्विसेज और एनी अदर पिक्यूनरी एडवांटेजेस व्हेन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विद द गवर्नमेंट, जिसमें आप लगे हुए हो। बड़ा सिंपल है कि भाई आपका फ्रेंड या फिर आपका फैमिली मेंबर आपको इनमें से कुछ भी दे सकता है। राइट? आपका फ्रेंड जो है पर्सनल फ्रेंड है जिसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, जिसकी सरकार से कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं हो रही है, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग एटसेट्रा की फैसिलिटी दे सकता है, एक लिमिट तक दे सकता है। लेकिन आपका कोई ऐसा व्यक्ति या दोस्त जो कि सरकार के साथ डील कर रहा है वो आपको इनमें से कोई भी सुविधा नहीं दे सकता, उसे एक गिफ्ट के फॉर्म में माना जाएगा, विच इज प्रोहिबिटेड। आपको या फिर आपके फैमिली मेंबर किसी को भी ये सर्विस नहीं दी जा सकती। लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशंस भी हैं। अ कैजुअल मील और लिफ्ट और अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी शैल नॉट बी डीम्ड टू बी गिफ्ट। अब आप कैंटीन में बैठे हैं, वहां पे कोई और भी आ गया, उसने पैसे पे कर दिए लंच के, कैजुअल मील है। या फिर कहीं पे आप गए, कहीं पे लेट्स से शॉपिंग करने गए, वहां पे एक हॉस्पिटैलिटी वाली जो नमस्ते, हेलो, हाय, आइए बैठिए, चाय पानी पी लीजिए, वहां पर अगर इस तरह की हॉस्पिटैलिटी आपको दी जाती है ये गिफ्ट नहीं माना जाएगा। बट इसमें भी ये कहा गया कि भाई ये सारी चीजें भी जैसे कि कैजुअल मील या फिर सोशल हॉस्पिटैलिटी लेविश नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट नहीं होनी चाहिए, एंड इसमें भी ऐसे लोगों की तरफ से आपको ये कैजुअल मील, सोशल हॉस्पिटैलिटी, लेविश हॉस्पिटैलिटी ऐसे लोगों की तरफ से नहीं आनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हों। राइट? सो ये भी यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया। अब बात करते हैं कि वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल एटसेट्रा के बेसिस पे आपको क्या क्या मिल सकता है, कितने तक के गिफ्ट आप ले सकते हैं। कहते हैं जी जहां पर भी ऐसा कस्टमरी है कि भाई इन सभी फंक्शंस पे आपके कम्युनिटी में गिफ्ट्स का लेन देन होता है, ये किया जा सकता है। लेकिन एज अ गवर्नमेंट, एज अ सिविल सर्वेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जितने भी ये आपके गिफ्ट हैं, ये पहली बात तो कहता है जी आएंगे कहाँ से? ऐसे लोगों की तरफ से जिनके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग आपकी नहीं है। दूसरा, ये जो गिफ्ट आएंगे भी फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये किस किस वैल्यू के हो सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताया गया है। ग्रुप ए के ऑफिसर्स को 7,000 रुपीज तक के गिफ्ट एक व्यक्ति से लेना अलाउड है। ग्रुप बी को 4,000 रुपीज तक के, ग्रुप सी के जो लोग हैं उन्हें 2,000, एंड ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं उन्हें केवल 1,000 रुपए तक के गिफ्ट अपने फैमिली फ्रेंड से लेना अलाउड है, मतलब एक फ्रेंड से, एक फैमिली मेंबर से लेना अलाउड है। सबलेटिंग और वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, देखिए यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिली हुई है उसे सबलेट या फिर लीज या फिर अदरवाइज किसी को उसको ऑक्यूपाई करने के लिए अलाउ कर दो। दिल्ली जैसे शहरों में हमें देखने को मिलता है, खास करके ऐसे लोग जो कि दिल्ली के आसपास से दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं, उनको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिल जाता है और वो जनरली हमें देखने को मिलता है कि वो उस गवर्नमेंट अकोमोडेशन को किसी को सबलेट कर देते हैं और खुद अपने जो आसपास के घर हैं वहां पे रहते हैं। ये गलत है, ये इलीगल है। अब कहते हैं जी गवर्नमेंट सर्वेंट शेल आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट अकोमोडेशन वेकेट द सेम विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द अलॉटिंग अथॉरिटी। सो ये आपको ध्यान देना होगा। अब इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। सिविल सर्वेंट्स को अलाउड नहीं है कि वो स्पेक्यूलेट करें किसी भी स्टॉक में, किसी भी शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट में, ये अलाउड है ही नहीं। बट देन
इसमें भी ये कहा गया है कि इन जनरल आप स्पेक्यूलेट नहीं कर सकते डेली बेसिस पे, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स और ड्यूली ऑथराइज्ड पर्संस और लाइसेंस्ड पर्संस इन सम शेयर्स एटसेट्रा। तो यहां पर ये कहा कि जनरली आप ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते। देखते हैं ना हम कि सुबह शाम तक ट्रेडिंग चलती है, राइट, वो आप नहीं कर सकते, वो स्पेक्यूलेशन हो गया। लेकिन नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू ओकेजनल इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली ओकेजनल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, साल 6 महीने में एक बार इन्वेस्ट किया, वो ओकेजनल इन्वेस्टमेंट है। और वो कैसे करोगे? ब्रोकर्स के थ्रू करोगे। अब इसमें भी क्या आ गया? फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और बोथ ऑफ शेयर, सिक्योरिटी और अदर इन्वेस्टमेंट शैल बी डीम्ड टू बी स्पेक्यूलेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सब रूल। तो ये यहां पे आपको बता दिया कि ओकेजनली आपके पास पैसा पड़ा है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हफ्ते में 2 बार हो रहा है, ले लिया बेच दिया, या महीने में 3 बार हो रहा है, नहीं चलेगा, वो स्पेक्यूलेशन में आ जाएगा। चलिए, तो ये थे कुछ रूल्स जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर किए जाने चाहिए। एंड एज अ सिविल सर्वेंट भी आप लोगों को पता होने चाहिए, एंड एज सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स भी आपको पता होने चाहिए। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, खास करके इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आप सिविल सर्वेंट है तो ऐसे क्या करेंगे, इस सिचुएशन में क्या करेंगे। सो वहां पर ये काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। एंड इससे क्लैरिटी भी मिलेगी, जो लोग सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं उनको भी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आपके राइट्स हैं, क्या आप डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।